हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक सिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, उस टॉपिक का नाम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये एग्जाम में 12 मार्क्स के लिए आता है। तो जिस तरह आपका पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट 12 मार्क्स के लिए आता है, उसी तरह ये टॉपिक भी 12 मार्क्स के लिए आता है ऐसा। ठीक है। तो जिन लोगों को पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट बहुत अच्छी तरह से सॉल्व करने आता है, तो उन लोगों के लिए टॉपिक बहुत ईजी है। तो उन लोगों को इस टॉपिक को सीखने के लिए ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस नहीं करना पड़ेगा। बट जिन लोगों को थोड़ा आता है और थोड़ा नहीं आता है, तो वो लोग आसानी से इस टॉपिक का पोस्टिंग तो कर सकते हैं, बट एडजस्टमेंट करने में थोड़ा सा उनको डिफिकल्टीज हो सकती है इसमें। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ, मतलब एक स्टैट्यूटरी वार्निंग आपको दे रहा हूँ कि ऐसा इसमें फंडा है। लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी, जिनको आता हो या नहीं आता हो कुछ मैटर नहीं करता है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों के दिमाग में इस टॉपिक को मैं फिट करा सकूँ। ठीक है। तो चलिए, इस टॉपिक हमें क्या सिखाता है, क्या समझाता है, इसको हम लोग सीखने और समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है, और दूसरा होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ये दोनों का मतलब क्या होता है, तो उसके नाम में ही उसका मतलब छुपा हुआ है। तो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या रहता है कि मैं कोई पर्टिकुलर टाइप का बिजनेस कर रहा हूँ, और पर्टिकुलर टाइप के बिजनेस करने में मेरा जो मकसद है, मेरा जो मोटो है ना, मेरा जो मोटिव है, वो क्या है, प्रॉफिट कमाना है। मतलब अगर मैं गुड्स में डील कर रहा हूँ या फिर सर्विस में अगर डील कर रहा हूँ, तो मेरा मेन यहाँ पे है कि मैं कोई भी प्रोडक्ट को सेल करूंगा, सर्विस को सेल करूंगा, तो सेल करते समय मैं इसमें प्रॉफिट कमाऊंगा। मतलब कस्टमर को मैं सर्विस भी दूंगा, गुड्स भी प्रोवाइड करूंगा, लेकिन उसमें मेरा प्रॉफिट का मार्जिन होगा। मतलब उसमें मेरा मकसद है कि मेरे को पैसा कमाना है। लेकिन नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं रहता। तो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, समझो कि ये सोशल कॉज है। मतलब वो लोग समाज की भलाई के लिए काम करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड, मतलब कोई भी पर्टिकुलर स्किल सिखाने के लिए, कोई भी पर्टिकुलर स्किल सिखाने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, या फिर उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में चैरिटी करते हैं, मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, बुक्स प्रोवाइड करते हैं। मतलब समाज की भलाई के लिए ऐसा कुछ काम करते हैं। तो उनसे पैसा अगर लेते भी अगर रहेंगे ना, तो उसका जो चार्जेस रहेगा ना, बहुत नॉमिनल रहेगा। मतलब बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। और वो लोग जिन चीज़ों में भी डील करते हैं, उसका चार्जेस हमेशा नॉमिनली रहता है। मतलब कम से भी कम रहता है कि इंसान, एक छोटे से छोटा आदमी भी इसको क्या कर सके, अफोर्ड कर सके। तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन पूरे साल भर में जो सोशल कॉज की जो एक्टिविटी को रन करता है, या लोगों को सर्विस प्रोवाइड करता है, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारा पैसा आता है और बहुत सारा पैसा जाता है। तो हर इंसान को अपने पैसे का हिसाब किताब रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? ऑफकोर्स रखना चाहिए। तो उसी तरह नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास जो बहुत सारा पैसा आएगा और बहुत सारा उसके पास से जो पैसा जाएगा, तो उन सारी चीज़ों का हिसाब किताब रखने के लिए जो टॉपिक सीखना पड़ता है ना, उस टॉपिक का नाम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। या फिर आप लोग इसको बोल सकते हैं एनजीओ। एनजीओ का मतलब है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब जिसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। एक प्राइवेट इंडिविजुअल हो सकता है, या ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकता है, या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है। ऐसे कुछ लोग मिलके क्या करते हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं, ताकि समाज के जो वीकर सेक्शन से जो बिलोंग करते हैं, उन लोगों को अगर कुछ हेल्प चाहिए रहेगी, तो ये लोग उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो वो सर्विस कुछ भी हो सकती है, कोई भी टाइप की सर्विस हो सकती है। ठीक है। तो उनको अगर अगर पता लगाना है कि पूरे साल भर में, मतलब पूरा साल भर मतलब वही अप्रैल टू मार्च, तो पूरे साल भर में उनके पास कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, तो उसके बेसिस पे उनको क्या पता लगाना कि भाई हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है। बट ये लोग प्रॉफिट और लॉस करके वर्ड यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसलिए लोग प्रॉफिट की जगह पे सरप्लस करके वर्ड यूज करेंगे, और लॉस की जगह पे लोग डेफिसिट करके वर्ड यूज करेंगे। क्योंकि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसमें कुछ तो कुछ फर्क होना चाहिए। तो प्रॉफिट और मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग प्रॉफिट और लॉस वाला वर्ड यूज कर सकते हैं। बट नॉन प्रॉफिट जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसलिए आप लोग प्रॉफिट की जगह पे सरप्लस वर्ड यूज करेंगे, और लॉस की जगह पे आप लोग डेफिसिट वर्ड यूज करेंगे। मतलब इन शॉर्ट दोनों का मतलब एक ही है, प्रॉफिट और लॉस ही है सर। तो इन लोग अपना हिसाब किताब कैसे मेंटेन करते हैं, तो वो सीखने के लिए लोग क्या करते हैं मालूम है, या फिर ये लोग अपना हिसाब किताब कैसे मेंटेन करते हैं। तो हिसाब किताब मेंटेन करने के लिए वो लोग एक अकाउंट बनाते हैं, जिसका नाम है रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट। तो ये डेबिट साइड में उनका रिसिट्स रहता है, और क्रेडिट साइड में उनका पेमेंट्स रहता है।
ये क्रेडिट हो गया और ये डेबिट हो गया, ठीक है? तो उन लोगों के पास अगर कहीं से भी अगर पैसा आ रहा है, कोई डोनेशन प्रोवाइड कर रहा है या कोई मेंबरशिप ले रहा है या कहीं पे कुछ पैसा इन्वेस्ट करके रखा है, तो वहीं से अगर कुछ पैसा आ रहा है उस चैरिटी के नाम से, तो कहीं से भी अगर उनके पास पैसा आएगा, तो सारा का सारा पैसा वो लोग क्या करेंगे, रिसिप्ट में रिकॉर्ड करेंगे। और फिर वो लोग अगर उस पे जो पैसा आया, फिर उसी पैसे से लोगों को सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो सर्विस प्रोवाइड करने के पीछे कुछ तो कुछ पैसा खर्च होएगा। तो लोग बुक्स परचेज़ करेंगे, मेडिसिन परचेज़ करेंगे, कोई एसेट्स परचेज़ करेंगे या कहीं पे कुछ पैसा इन्वेस्ट करके रखेंगे ताकि पैसा और आए, तो हम लोग और लोगों की हेल्प कर सकें। तो उन लोगों के पास से जो कुछ भी पैसा-वैसा जाएगा, वो लोग उन सारी चीज़ों को कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। फिर एंड ऑफ द ईयर फिर इनको कुछ पता चलता है कि हमारे पास इतना स्टॉक बच गया है। फिर एंड ऑफ द ईयर फिर इनको पता चलता है कि हमारे पास इतना स्टॉक बच गया है। फिर हमने जो असेट्स खरीदा था उसके ऊपर डेप्रिसिएशन इतना चार्ज करना है। कुछ लोगों का पैसा आया, कुछ लोगों का पैसा नहीं आया। तो आउटस्टैंडिंग इनकम वाला केस हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वाला केस हो गया। तो ऐसे कुछ बहुत सारे कुछ एडजस्टमेंट होते हैं जो अपन को एंड ऑफ द ईयर ही पता चलता है। और एंड ऑफ द ईयर ही जब हम लोग हिसाब किताब करने बैठते हैं तभी हम लोग को पता चल पाता है। तो इस बेसिस के मतलब ये जो डेटा है, इस डेटा के बेसिस पे हम लोग को क्या करना है, उसका फाइनल अकाउंट बनाना। मतलब लास्ट टाइम पे आपने जो सीखा था पार्टनरशिप बिजनेस का फाइनल अकाउंट सीखा था। अगर किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को अगर अपना प्रॉफिट और लॉस पता लगाना है, तो खुद का फाइनल अकाउंट बनाएगा। तो उसका फाइनल अकाउंट बनाने के लिए टोटल इसमें कितने अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ते हैं? 2। तो सबसे पहला यहाँ पे अकाउंट बनाया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइडिया है, तो सब कुछ मिर्च मसाला वैसे ही है, कुछ अलग नहीं है। सिर्फ नाम बदल दिया बस, क्योंकि बिजनेस अलग है इसलिए नाम इसका अलग कर दिया। लेकिन अगर इसको इमेजिन करना है तो आप लोग इसको जस्ट लाइक अ P&L अकाउंट करके इमेजिन करके सॉल्व कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, फिर दूसरा इसके अंदर क्या आता है? दूसरा हम लोग को बनाना पड़ता है क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट स्टेटमेंट। बस ये 3 अकाउंट हम लोग को बनाना पड़ता है। लेकिन कभी-कभी ऐसा सिनेरियो होता है कि जहाँ पे हम लोग को ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है। ओपनिंग बैलेंस शीट। तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट हम लोग को तब बनाना पड़ेगा जब क्वेश्चन के अंदर आपको ओपनिंग कैपिटल फंड नहीं लिख के दिया होगा। अब ये कैपिटल फंड जस्ट लाइक सर कैपिटल होता है क्या? हाँ, ऐसा समझ सकते हैं आप लोग। जैसे कि प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई बंदा बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, तो उसके लिए वर्ड क्या यूज़ किया जाता है? कैपिटल करके वर्ड यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे भी बिज़नेस में जब पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, मतलब सोशल कॉज़ को रन करने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, तो इसके लिए भी कैपिटल वर्ड नहीं लिख सकते। तो दोनों में फ़र्क क्या रह जाएगा? तो दोनों को अलग शो करने के लिए लोग क्या कर देते हैं मालूम है? कैपिटल फंड करके यूज़, मतलब सेम ही वर्ड है। कैपिटल लिखना है, सिर्फ़ आगे आपको फंड करके लिख देना है बस। तो ये हो गया उनका कैपिटल फंड, ठीक है? तो जब कभी क्वेश्चन में आपको अगर ओपनिंग कैपिटल फंड अगर नहीं लिख के दिया रहेगा, उस वाले ही केस में आपको बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। बट ज़्यादातर 90 या 95% या हाँ, मोर देन 90% चांस यही है कि आपको सिर्फ़ ये 2 ही अकाउंट बनाना पड़ेगा, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है बोर्ड एग्ज़ाम में ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए, तो फिर मैं एक ट्रिक बताऊँगा, एक तरीका बताऊँगा, उसको फ़ॉलो कर लेना। उसके बेसिस पे भी आपको ओपनिंग कैपिटल फंड का आंसर आ जाएगा सर। तो फ़ॉर्मूला अभी यहाँ पे लिख के दे देता हूँ, फिर बाद में आप लोग उसे यूज़ कर लेना। तो अगर आपको क्वेश्चन के अंदर कैपिटल फंड अगर नहीं लिख के दिया रहेगा, तो आपको क्या करना है, अपने टोटल असेट्स में से अपनी टोटल लायबिलिटीज़ को माइनस कर देना। बस माइनस करके जो आंसर आएगा, आपका कैपिटल फंड का आंसर आएगा। अब सर ये आपने क्या बताया कुछ समझ में नहीं आया, तो इसलिए आप लोग टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, जस्ट ये थ्योरी पार्ट है मैं आपको बता रहा हूँ। जब इसका प्रैक्टिकल सम सॉल्व करूँगा तभी आपको पूरे के पूरे जितने भी मन में डाउट है ना, सारे के सारे डाउट आपके दिमाग से क्लियर हो जाएँगे ऐसे। ठीक है? अब इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है तो उसके बेसिस पे भी थोड़ा बहुत क्लियर कर देता हूँ। तो जिन लोगों को जैसे अगर आपको पूछा जाए कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन-सा अकाउंट होता है? तो आप लोग याद रखना कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट, तो रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? रियल अकाउंट का रूल बोलता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। मतलब अगर कोई भी चीज़ अगर आपके पास आएगी तो आप उसको डेबिट में लिखो, और कोई भी चीज़ अगर आपके पास से जाएगी तो आप उसको क्रेडिट में लिखो। तो इसमें वो लोग वही तो काम कर रहे हैं, रिसीव और पेमेंट में। पैसा आया इसलिए रिसिप्ट में रिकॉर्ड किया, पैसा गया इसलिए इसको पेमेंट में रिकॉर्ड किया। इसलिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कौन-सा रूल फॉलो किया जाता है? रियल अकाउंट। तो उसी तरह सर फिर इनकम और एक्सपेंडिचर में कौन-सा रूल फॉलो किया जाता है?
तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग नॉमिनल अकाउंट फॉलो करते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है कि बिजनेस की जितनी भी एक्सपेंस है, लॉस है, उसको कहाँ पे लिखो? डेबिट में लिखो। और जितने भी आपका इनकम है और जो भी आपका प्रॉफिट है, उसको कहाँ पे लिखो? क्रेडिट में लिखो। जस्ट लाइक P&L अकाउंट। जैसे मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जब मैंने एक्सप्लेन किया था, आपको बता देंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी एक नॉमिनल अकाउंट है। उसमें भी ऐसे ही होता है कि खर्चों को आपको डेबिट में लिखना है और इनकम को क्रेडिट में लिखना है। सेम यहाँ पे वैसे ही करना है। अब बैलेंस शीट में तो मिक्स होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है, तो वो सारी चीजें आती है। तो उसके बारे में तो मतलब वो उसके ऊपर ये क्वेश्चन आते ही नहीं। तो रिसिपेंट पेमेंट और इनकम और एक्सपेंडिचर वो आपको याद रखना है। अब बोलेंगे सर अगर बैलेंस शीट में पूछ लिया तो ठीक है, तो बैलेंस शीट का जो असेट्स है उसमें हम लोग रियल अकाउंट फॉलो करते हैं, और बैलेंस शीट की जो लाइबिलिटीज होती है उसमें हम लोग पर्सनल अकाउंट फॉलो करते हैं। अब पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है। तो इतनी चीजें आप लोगों को एनपीओ के अंदर याद रखनी है, मतलब टोटल। तो इसमें आपको डिटेल में कुछ बताने की जरूरत नहीं कि इनकम और एक्सपेंडिचर में क्या क्या खर्चा आता है, कुछ करने की जरूरत नहीं। जो आपके P&L में आता था वही सब है। तो जैसे जैसे कुछ अगर अलग अलग नाम होगा तो वहां पे उसका मैं मतलब बताते हुए आपको चलूंगा ऐसा। बट आपको इसके लिए अलग से, मतलब सर हम लोग ने P&L अकाउंट को ऐसा याद किया तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ है क्या? तो ऐसा कुछ भी नहीं। जैसे एक लॉजिक है उसको फॉलो कर लेना, आपका आंसर आता है। बैलेंस शीट में तो वही जो लाइबिलिटीज होती है, जो असेट्स होते हैं, वो आपको आइडिया होना चाहिए तो उसके अंदर क्या क्या आता है, वही सब चीज यहाँ पे आने वाली है। एक दो नाम थोड़ा 19-20 होगा जो मैं आपको क्वेश्चन के साथ में सिखा दूंगा, बताता हूँ कैसे। ठीक है। चलिए, अब थोड़ा बहुत इसके अंदर एडजस्टमेंट है वो भी हम लोग कर लेते हैं, फिर क्या बाद में वो नहीं मिलेगा। तो पहला एडजस्टमेंट, मतलब कुछ एडजस्टमेंट इसके क्या क्या आते हैं। तो इस टॉपिक में पहला एडजस्टमेंट होता है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का दो इफेक्ट, अगर आपको फाइनल अकाउंट का याद रहेगा तो इसका दो इफेक्ट क्या होता है? असेट में से माइनस होता है पहला इफेक्ट। जिस तरह पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में हम लोग क्या करते थे? असेट में से माइनस करते थे, उसी तरह यहाँ पे वही करते हैं। लेकिन वहां पे क्या करते थे? P&L के डेबिट में लिखते थे, P&L के डेबिट में। अब यहाँ पे किधर आएगा उनमें? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। तो इनकम मतलब आपका फायदा हुआ और एक्सपेंडिचर मतलब लॉस हो गया। तो डेप्रिसिएशन क्या है? आपका लॉस है ना, तो इसलिए उसका सेकंड इफेक्ट एक्सपेंडिचर में आएगा। अगर आपको एक्सपेंडिचर नहीं बोलना है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा, ऐसे भी बोल सकते हैं तो भी चलेगा। जस्ट लाइक P&L अकाउंट, क्योंकि जैसा इनकम और एक्सपेंडिचर, जैसा P&L अकाउंट है उसी तरह आपका इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट है। इसलिए या तो उसको आप इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बोलो या फिर एक्सपेंडिचर बोलो, दोनों में से कुछ भी वर्ड आप लोग बोलेंगे तो भी चलेगा ऐसा। ये हो गया फर्स्ट एडजस्टमेंट। फिर इसी टॉपिक में दूसरा एडजस्टमेंट आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का दो इफेक्ट क्या होता है? तो मैंने बताया था पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में इन डिटेल में। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, प्लीज वहां से चेकआउट कर लेना, मतलब उसमें तो मैंने करके बताया था, सेम यहाँ पे भी वही। अब मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का दो इफेक्ट क्या होता है? तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का दो इफेक्ट होता है, ऐड टू एक्सपेंस, बराबर ना? तो यहाँ पे लिखेंगे ऐड टू एक्सपेंडिचर। और सेकंड इफेक्ट किधर आता है? लायबिलिटीज, क्योंकि आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है कि मेरा कोई पर्टिकुलर एक्सपेंस पे करना बाकी है, तो वो पर्टिकुलर एक्सपेंस मुझे आज नहीं तो कल पे करना पड़ेगा। और जो गागा होता है क्या होता है? लाला होता है। लाला मतलब लायबिलिटीज होता है, इसलिए वो लायबिलिटीज में आएगा। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जिन लोगों को अगर एडजस्टमेंट नहीं समझ में आ रहा है, तो मैंने एडजस्टमेंट वाला एक वीडियो बनाया, प्लीज वहां से चेकआउट कर लेना, इन डिटेल में मैंने बताया, तो आपको आइडिया आ जाएगा। फिर आप लोग इसको गो थ्रू कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट इसी का अपोजिट भाई है, आउटस्टैंडिंग इनकम। ये जोड़ी में याद रखेंगे तो आपको इजी पड़ेगा ना, इसीलिए। तो आउटस्टैंडिंग इनकम, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था? ऐड टू एक्सपेंडिचर ना, तो यहाँ पे आएगा ऐड टू इनकम। क्योंकि आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस होता है, तो इसको भी आपको क्या करने का? प्लस करने का। ये कहाँ पे आता है? लायबिलिटीज में आता है, तो ये आएगा असेट्स के अंदर। अब आउटस्टैंडिंग इनकम क्या होता है? आउटस्टैंडिंग इनकम का मतलब होता है कि कहीं से मेरे पास पैसा आने वाला है लेकिन अब तक आया नहीं है। मतलब मैंने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया है, उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिलना बाकी है। या फिर किसी किसी ने मेरे ऑर्गेनाइजेशन के मेंबरशिप लिया है लेकिन उसका फीस आना बाकी है, एडमिशन फीस आना बाकी है, कोई भी ऐसा कोई इनकम आपका आना बाकी है। जैसे कि हम लोग के केस में बच्चों का फीस आना बाकी है, तो बच्चों का जो फीस आना बाकी है ना, वो हमारे लिए आउटस्टैंडिंग इनकम होता है। तो सर ये ऐड कैसे रहेगा? तो जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऐड होता है तो वैसे आपको ऐड करने का।
सर ऐसा तो नहीं समझे, चलो ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ आपको। समझो कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 100 बच्चे हैं और हर बच्चे से मैं 10 रुपये फीस चार्ज करता हूँ, ठीक है। तो बोले मेरे पास पूरे साल भर की फीस कितनी आएगी, तो पूरे साल भर की फीस आनी चाहिए 1,000 रुपया, ठीक है। 1,000 रुपया आनी चाहिए, लेकिन मेरे पास सिर्फ और सिर्फ अब तक 80 बच्चों का ही फीस आया है। तो 80 इंटू 10 मतलब टोटल 800 रुपया ही आया है। तो और कितना आना बाकी है, और 200 रुपया आना बाकी है। तो जितना आना बाकी है या कुछ देना बाकी है, उन सारी चीजों को अकाउंट्स में आपको कंसिडर करना पड़ता है। मतलब आपको बताना पड़ेगा कि आपका साल भर का खर्चा कितना है, आपको बताना पड़ेगा कि साल भर का आपका इनकम कितना है। जब तक आप एक्चुअल में इसको बताओगे ना, तो आपका एक्चुअल प्रॉफिट आ नहीं पाएगा। तो हम लोग को अपने बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट पता लगाने के लिए या एक्चुअल सरप्लस पता लगाने के लिए, कहीं से पैसा अगर आने वाला है, उसको भी आप लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाओ, और कहीं पे पैसा आपको देना है तो उसको भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो 800 रुपया आ गया है, ये तो मैं अपने हिसाब किताब में दिखा दूंगा, लेकिन और कितना आना बाकी है, और 200 रुपया आना बाकी है। 200 कैसे हुआ, क्योंकि 1,000 रुपया आना चाहिए, 1,000 में से 800 आ गया, तो और 200 आना बाकी है। इसलिए इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग 200। तब जाके मेरे अकाउंट में हिसाब किताब में कितना शो होगा, 1,000 रुपया। ऐसा तो जस्ट सेम फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। फिर दूसरा है असेट्स में क्यों आता है। अब असेट्स में क्यों आता है, क्योंकि कहीं से भी अगर आपके पास पैसा आने वाला है, कहीं से भी अगर आपके पास पैसा आने वाला है, तो आपको उसको हमेशा कहाँ पे लिखना है, असेट्स के अंदर रिकॉर्ड करना है। अब बोलेंगे सर ये तो ऐड टू इनकम, तो इनकम में तो आपने शो कर दिया ना, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो समझो देखो, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसको ऐड कर दिया। अब दूसरा अकाउंट अपने पास क्या है, क्लोजिंग बैलेंस शीट है। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट में दो चीज होती है, एक लायबिलिटी होता है, दूसरा असेट्स होता है। ये तो लायबिलिटीज में आ ही नहीं सकता, क्योंकि लायबिलिटीज मतलब कर्जा होता है, ये तो कर्जे वाली कोई बात ही नहीं। तो बचा क्या, अपना खुद का घर, तो अपना खुद का घर क्या होता है, असेट्स होता है। तो कहीं से भी अगर आपके पास पैसा आने वाला है, तो उसको हमेशा 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 असेट्स में रिकॉर्ड किया जाता है, इसलिए वो असेट्स में आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फिर और क्या इसमें एडजस्टमेंट होता है। अब इसी के बाद आएगा प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस। अब प्रीपेड एक्सपेंस को दो इफेक्ट, तो ये पहला जस्ट लाइक फाइनल अकाउंट, तो लेस फ्रॉम एक्सपेंस जो आएगा लेस फ्रॉम एक्सपेंडिचर, और दूसरा किधर आएगा, असेट्स के अंदर आएगा। तो जस्ट जैसा हमने फाइनल अकाउंट में किया था, जस्ट लाइक हूबहू उसके जैसा ही है। अब ये लेस क्यों होता है, तो बच्चों लोग मैंने आपको एडजस्टमेंट वाला वीडियो बनाया, प्लीज वहां से चेकआउट कर लेना। अब यहाँ पे मेरे पास स्पेस प्रॉब्लम है, टाइम प्रॉब्लम है, तो इसमें ज़्यादा मैं नहीं बता पाऊंगा। सिर्फ इतना बताओ, लेस फ्रॉम एक्सपेंस क्यों होता है। प्रीपेड का मतलब होता है कि आपने कोई खर्चा एडवांस में दे के रखा है, तो अगली बार आपको कम देना पड़ेगा, इसलिए उसमें से कम करने का, इसलिए लेस फ्रॉम एक्सपेंस। और दूसरा असेट्स में आएगा। आज भी असेट्स में क्यों आएगा, तो मैंने एडजस्टमेंट वाला जो वीडियो बना वहां से चेकआउट कर लेना। फिलहाल आपको मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि वो इनकम और एक्सपेंडिचर में तो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा ना, लेस फ्रॉम एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पे तो हिसाब किताब उसका हो गया। अब दूसरा किधर आएगा, बैलेंस शीट में आएगा। अब बैलेंस शीट में लायबिलिटी और असेट्स है, तो ये लायबिलिटी तो करके ऐसा कुछ शो नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने खर्चा पेड किया है, तो ये कर्जे वाले केस में तो आ ही नहीं सकता। तो बचा क्या, असेट्स। तो असेट्स क्या है, आपका खुद का घर है, तो आपको अपने खुद के घर में कुछ भी रिकॉर्ड करना तो आप लोग रिकॉर्ड कर सकते हो, इसलिए प्रीपेड एक्सपेंस किधर आ जाएगा, असेट्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरह नेक्स्ट है प्री रिसीव्ड इनकम, प्री रिसीव्ड इनकम। अब जैसे देखो यहाँ पे ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था, तो उसी तरह आउटस्टैंडिंग इनकम हुआ, तो उसी तरह प्री पेड एक्सपेंस था, तो उसी तरह प्री रिसीव्ड इनकम होगा, जस्ट लाइक उसके जैसे ही। सिर्फ इसको ध्यान में रखो तो आपका ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, लेस फ्रॉम एक्सपेंडिचर ना, तो यहाँ पे आएगा लेस फ्रॉम इनकम। मतलब आपको आने वाले साल का पैसा अभी मिल गया है, आपको आने वाले साल का पैसा अभी मिल गया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, बच्चों से ट्यूशन फीस आनी चाहिए 1,000 रुपए पूरे साल भर में, ठीक है। लेकिन उसमें क्या हो गया कि दो बच्चों लोग ने मेरे को एडवांस में पैसा दे दिया, अगले साल का पैसा 2 साल, अगले साल का पैसा दो बच्चों ने मेरे को एडवांस में दिया, समझो 200 रुपया। तो टोटल अब मेरे पास फीस कितनी आ गई, 1,200 आई। लेकिन मुझे तो मेरे हिसाब किताब में कितना रिकॉर्ड करना है, कितना शो करना है, 1,000 है, क्योंकि मेरे को अपने हिसाब किताब में सिर्फ एक ही साल का खर्चा या एक ही साल का इनकम मेरे को रिकॉर्ड करना है।
तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी आने वाले साल का इनकम है इसमें से हटाना पड़ेगा, तब जाके ये साल के इनकम में कितना शो होएगा, ऑनली में 1000 रुपया शो होएगा। इसलिए प्री रिसीव्ड इनकम क्या होता है, लेस फ्रॉम इनकम होता है। तो आपको इनकम में से क्या करने का है, माइनस करने का। मतलब करंट ईयर में हम सिर्फ और सिर्फ 12 महीने का इनकम शो कर सकते हैं। एक्स्ट्रा कुछ भी होगा तो आपको उसमें से निकाल के फेंकना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, इसलिए उसमें से माइनस हो जाएगा। अब जैसे प्रीपेड एक्सपेंस असेट्स में आता है, तो उसी तरह प्री रिसीव्ड इनकम किधर आ जाएगा, लायबिलिटीज में आएगा। अब लायबिलिटीज में क्यों आएगा, क्योंकि आपने किसी से अगर पैसा लिया है, तो क्यों पैसा लिया है एडवांस में, तो आपको उसको फ्यूचर में ट्यूशन पढ़ाना पड़ेगा। और जो गागा होता है क्या होता है, लाला होता है, ये इसलिए वो लायबिलिटीज। तो आपके ऊपर कर्जा चढ़ गया, मतलब आपको उसको सर्विस देना पड़ेगा फ्यूचर में। आपने उतने पैसे का उसको सर्विस ही नहीं प्रोवाइड किया, तो जितना मतलब उसने नेक्स्ट ईयर का पैसा आपको अभी दिया है ना, तो इसलिए आपके ऊपर कर्जा चढ़ गया, तो आपको आज नहीं तो कल उसको पढ़ाना पड़ेगा, तो वो आपके लिए लायबिलिटीज बन जाएगी। ये हो गया फिफ्थ। फिर उसके बाद और अगर एडजस्टमेंट की बात करूं तो यहीं पे लिख देता हूँ। सिक्स्थ है कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन, तो अब ये कैपिटलाइजेशन क्या होता है, कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि मैं अपने कैपिटल फंड को इंक्रीज करना चाहता हूँ। तो जब भी मैं अपने कैपिटल फंड को, अपने कैपिटल को इंक्रीज करूंगा, तो उसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन। तो कैपिटलाइजेशन का दो इफेक्ट क्या होता है, तो पहला इफेक्ट आएगा, पहला आपको करना पड़ेगा इनकम में से माइनस करना पड़ेगा, और दूसरा आएगा ऐड टू कैपिटल फंड, ऐड टू कैपिटल फंड। इनकम में से आपको माइनस करना है, और दूसरा कहाँ पे आएगा, ऐड टू कैपिटल फंड। अब इनकम में से क्यों माइनस करना पड़ेगा, तो जब क्वेश्चन आएगा तभी बता दो, जस्ट आपको ऊपर से ओवरव्यू देता हूँ। जैसे कि किसी ने मुझे समझो कि तो किसी ने समझो कि फॉर एग्जांपल मुझे ट्यूशन फीस पे किया, कुछ भी। ओके, तो ये वाला जो एडजस्टमेंट है, ये मैं आपको ना जब क्वेश्चन में कराऊंगा तभी आपको समझाऊंगा। फिलहाल आप लोग ऐसा याद रखो कि इनकम में से आपको माइनस करना है और कैपिटल फंड में ऐड करना है। कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि आप अपने कैपिटल को इंक्रीज करना चाहते हो, तो कहीं से पैसा निकाल के कहीं पे पैसा आपको करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो जहां से आप पैसा निकालोगे वहां से माइनस करना पड़ेगा। तो इंसान पैसा कहाँ से निकालेगा, पैसा इंसान के पास कहाँ पे होता है, कौन सी साइड में होता है, इनकम में होता है। इसलिए इनकम में से आपको माइनस करना है, और जो आप पैसा अपने इनकम में से निकाला है, फिर इसको कहीं पे आपको ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोग कहाँ पे ऐड करेंगे, कैपिटल फंड में आपको क्या कर देने का, ऐड कर देना। तो जो भी अगर कैपिटलाइजेशन लिख के दिया रहेगा तो आपको उसके अंदर ऐड कर देना। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट एडजस्टमेंट है, ये बस याद रखो। फिर इस तरह आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, बाकी तो सब ऐसे ही आपको आ जाएगा ऐसे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, किसी भी अगर आपको क्वेश्चन में कभी भी अगर ओपनिंग स्टॉक लिख के दिया रहेगा, ओपनिंग स्टॉक, तो आपको प्लस करना है। अगर आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक लिख के दिया रहेगा ना, तो आपको माइनस करना है। ओपनिंग स्टॉक अगर लिख के दिया तो प्लस करना, क्लोजिंग स्टॉक रहेगा तो आपको क्या करना है, माइनस करना है। और उस क्लोजिंग स्टॉक का आपको सेकंड इफेक्ट देना है असेट्स के अंदर, क्योंकि हमने बचपन से सीखा ना कि क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट किधर आता है, जैसे फाइनल अकाउंट में, ट्रेडिंग की क्रेडिट में, और दूसरा असेट्स में। तो जो मैं माइनस करने की बात कर रहा हूँ, तो समझो ट्रेडिंग का क्रेडिट है, समझो ऐसा। और दूसरा किधर आएगा, असेट्स में आएगा। तो ये भी अच्छी तरह से मैं समझा नहीं पाऊंगा, तो जब क्वेश्चन आएगा तभी मैं आपको बताऊंगा, तो एग्जाम्पल रहेगा तो आप बेहतर ढंग से समझ पाओगे। तो फिलहाल इतने एडजस्टमेंट आपको इस टॉपिक में याद रखना है बस। अगर इतने एडजस्टमेंट अगर आप लोगों ने अपने दिमाग में फिट कर लिया ना, तो मेरी गारंटी है कि 12 में से तो 10 मार्क्स तो मेरी गारंटी है कि आपका आ ही जाएगा। बाकी तो 2 मार्क्स आपके कैलकुलेशन के ऊपर है, तो आप जितना अच्छा करोगे उतना और ज्यादा स्कोर कर पाओगे, क्योंकि टैली का 2 मार्क्स रहता है, बाकी पोस्टिंग का एडजस्टमेंट का 10 मार्क्स रहता है, तो वो मेरे हाथ में, बाकी 2 मार्क्स तो आपके हाथ में है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको इस टॉपिक के अंदर याद रखनी है। ठीक है, अगर कोई चीज अगर आपको नहीं समझी रही तो प्लीज कमेंट कर देना, मैं इसमें आपको समझा दूंगा बाद में से। ठीक है, आई होप आपको समझा रही हूँ। थैंक यू सो मच।